तो माय डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो महासंग्राम रिवीजन वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जिन जिन भी स्टूडेंट को मैं आपको बता दूं, जिन जिन भी स्टूडेंट के द्वारा ये वीडियो पूरी देखी जाएगी उनको मैं बता दूं वहाँ गारंटी के साथ उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि लगभग जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं वो इसी वीडियो के माध्यम से आने वाले हैं, जो आपकी कल परसों फिर आने वाले दिनों में परीक्षा लगी है। और खास बात इस वीडियो की यह है कि इसमें हम आपको प्रश्न भी बताएंगे, उसका उत्तर भी बताएंगे। अभी रिसेंटली लगातार पेपर कई यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के हो भी चुके हैं और उसमें जो जो मैंने प्रश्न बताया था वही लगभग पूछे भी गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले स्थान पर मैंने रखा है परिवार के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी मैंने एक दूसरे चैनल पे अपनी वीडियो डाली है। ठीक है, मॉडल पेपर एक यूनिवर्सिटी में हुआ था, मैंने वो मतलब कि आपको बताया कि हाँ ऐसे ऐसे मॉडल पेपर आया था, उसमें जो जो मैं प्रश्न बताया था वही पूछे गए थे। अगर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि परिवार को परिभाषित कीजिए या फिर परिवार की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परिवार की परिभाषा लिखनी है, फिर विशेषता के बारे में जानेंगे। ठीक है, मेन जो है वो परिवार की परिभाषा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि जिसको आप लोग फैमिली बोलते हैं इंग्लिश में। तो उत्तर लिखेंगे परिवार, जिसको फैमिली शब्द से लोग पुकारते हैं इंग्लिश में। इस शब्द का उद्गम यानी कि शुरुआत या फिर जो पैदा हुआ है शब्द, ये लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे नौकर और दास हों, उसको फेमुलस शब्द कहा जाएगा। साधारण अर्थ में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार सिंपल सा आप इसका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद इसकी परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रस्तुत की है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है मैका ईवर एवं पेज और पेज। इन्होंने कहा है परिवार के बारे में कि परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा एवं शक्तिशाली है जो संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है, वो होता है परिवार। ये कहा मैका ईवर पेज ने, हम नहीं कह रहे हैं। और दूसरे विद्वान है जिनका नाम है किंग्सले डेविस। इन्होंने कहा है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। ये किंग्सले डेविस ने कहा है। अगले विद्वान जिनका नाम है क्लियर, ठीक है, इन्होंने कहा कि परिवार से आशय यानी मतलब संबंधों की उस व्यवस्था से है जो माता पिता तथा उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। तो ये क्लियर ने दिया है परिभाषा। उसके बाद अगली परिभाषा आर्गन, ठीक है, आगबर्न एंड निम्फोक ने कहा है कि परिवार न्यूनाधिक रूप से स्त्री और पुरुष का एक समुदाय है जिसमें बच्चों सहित पुरुष हो अथवा बच्चों सहित केवल स्त्री ही हो। ये ठीक है, आगबर्न ने दी है परिभाषा। ठीक है, इसी तरह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा परिवार की प्रस्तुत की है। जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगे उस परिभाषा को, यानी कि जो आपको समझ में आ रही है, उसको 3 से 4 बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ आपके नस नस में भर जाएगा। और ये क्वेश्चन रामबाण है, प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा, 100% वाला है, तो नोट कर दीजिए। ठीक है, ओके। परिभाषा आता है तो परिभाषा हमने बता दिया, विशेषताएं बहुत कम आता है, इसलिए इस पार्ट को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, और विवाह की अगला प्रश्न है कि विवाह की परिभाषा दीजिए तथा इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। विवाह क्या होता है और इसके उद्देश्य क्यों, लोग विवाह क्यों करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें हम, ये प्रश्न भी अभी जो मैंने बताया था मॉडल पेपर, उसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और लेकिन जो आपकी परीक्षा लगी है कल परसों आने वाले दिनों, उसमें भी प्रश्न आएगा तय, 100% गारंटी वाला प्रश्न है। बाद में मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं। ठीक है, तो पहले परिभाषा जानते हैं, फिर इसका उद्देश्य जानेंगे। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि विवाह एक सामाजिक संस्था है। विवाह क्या है, एक सामाजिक संस्था, यानी कि समाज के माध्यम से या समाज में रहने वाला इंसान जो है वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो शादी करेगा ही करेगा, ये मानना है सोसाइटी यानी समाज का। ठीक है, तो विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव की विभिन्न प्राणी, ठीक है, प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि एक आधारभूत आवश्यकता है। ध्यान सुनेंगे, यानी कि जो फिजिकल होते हैं मेल फीमेल, ठीक है, ये संतुष्टि का एक आधारभूत आवश्यकता है विवाह। हाँ, ठीक है, मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणियों की यौन इच्छाओं की पूर्ति का आधार अशांत भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक है।
यौन इच्छाओं की संतुष्टि ने ही विवाह, परिवार तथा नातेदारी संस्थाओं को जन्म दिया है। इस बात को नोट करिए, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे, परिवार के बाहर भी यौन संबंध संभव है किंतु समाज इसे मान्यता नहीं देता है, ठीक है। विवाह का उद्देश्य सदैव यौन संतुष्टि नहीं होता है, वरन कभी कभी तो यह केवल सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। कभी कभी जो रीति रिवाज है, जो हमारे समाज के कुछ सिस्टम है, उनके लिए भी विवाह किया जाता है। और विवाह का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ है, ठीक है, उद्भव और वधु को वर के घर ले जाना, मतलब, ठीक है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना। अतः विवाह मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री पुरुष की यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने, उसे एक निश्चित ढंग से नियंत्रित करने व बच्चों को जन्म देने की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में, विवाह वह संस्था है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष का यौन संबंध समाज द्वारा मान्य तरीकों से व्यवस्थित होता है तथा परिवार को बसाने और बच्चों को जन्म देने का उद्देश्य पूरा किया जाता है। वास्तव में विवाह परिवार को अस्थायी रूप देने वाली प्रमुख संस्था है। विवाह के अर्थ को निम्नलिखित विद्वानों ने परिभाषाओं के अनुसार अलग अलग अपनी भांति समझाया है। देखिए, इस परिभाषा में कुछ घुमाया नहीं गया। विवाह का मेन जो मतलब है, जो अर्थ है, जो समाज में विवाह समाज में होते हैं, उसका एक मतलब कि इसमें बिना किसी शर्माए हुए, ना किसी चीज़ को सोचते हुए स्पष्ट जो क्लियर कट बात है वो कही गई है। तो आप सभी को मालूम है कि जो अच्छी बात होती है वो कड़वी भी होती है, अच्छी बात जो होती है वो लोगों को इतनी जल्दी पसंद भी नहीं आती। तो इसमें विवाह का एकदम क्लियर कट, एकदम जो होता है एग्जैक्ट परिभाषा वो दी गई है, ठीक है। तो यही मतलब वाकई में देखा जाए तो है, ठीक है। उसके बाद कुछ विद्वानों ने परिभाषा अलग अलग प्रस्तुत की, जैसे कि बोगार्डस ने कहा कि विवाह स्त्रियों और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है। ध्यान सुनेंगे, विवाह जो है एक संस्था है जो स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक, यानी कि परिवार, भाई पुरुष और स्त्री जब एक तरीके से शादी हो जाएगी तो स्त्री और पुरुष एक परिवार में आ जाएंगे, तो वो परिवार जीवन में प्रवेश करने वाली, पारिवारिक जीवन में, ठीक है, एक परिवार के रूप में हो जाएंगे, ठीक है, जब शादी हो जाएगी तो उसमें प्रवेश करने वाली एक संस्था है विवाह, ठीक है। उसके बाद जेकब तथा अस्टर ने कहा कि विवाह एक अथवा अनेक पति तथा पत्नी के सामाजिक संबंध का नाम है। विवाह इस संस्कार का भी नाम है जिसके द्वारा पति पत्नी आपस में सामाजिक संबंध में, रिलेशंस में बंधे रहते हैं। इसी तरह अलग अलग परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार प्रस्तुत की। जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगी वो तैयार कर लीजिएगा। बाकी ये पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। गारंटी वाला प्रश्न है, फंस जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं आपने, ठीक है। लगातार हर बार जितनी भी पेपर हुए 2-3 यूनिवर्सिटी में, सब में प्रश्न पूछा गया, तो आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। विवाह की परिभाषा, अर्थ, मतलब उसका एकदम क्लियर कट जान लिया। अब हम जानेंगे इसके उद्देश्य के बारे में कि एम ऑफ मैरिज। तो इसका उत्तर पहले लिखेंगे कि प्रत्येक समाज में विवाह के विभिन्न विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सभी धर्मों में अलग अलग या फिर अलग अलग समाज में विवाह के उद्देश्य हो सकते हैं, किंतु विवाह के कुछ सर्वमान्य उद्देश्य सभी समाजों में पाए जाते हैं। कुछ उद्देश्य जो हैं वो सभी में एक जैसे हैं विवाह करने का। भाई कुछ उद्देश्य जो हैं अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ उद्देश्य हैं वो सेम ही है सभी धर्म में, सभी समाज में, सभी जाति में, ठीक है। तो पहली जो कॉमन चीज़ है वो है यौन इच्छाओं की पूर्ति, मतलब कि मेल फीमेल को फिजिकल होना, ठीक है। ये जो यौन इच्छाओं की पूर्ति, एक कॉमन जो है वो उद्देश्य है। इसमें होता ये है कि यौन इच्छाएं प्राकृतिक एवं स्वाभाविक होती हैं। भाई ये कोई, इसको कोई अगर गलत कह रहा तो वो खुद ही गलत है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यौन इच्छाएं, ये प्राकृतिक होती हैं और ये स्वाभाविक होती है, यानी कि ऑटो होती हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और प्राकृतिक होती है मतलब कि नेचुरल होती है, आप लोग समझ गए, ठीक है। जिनकी पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से विवाह द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे, यौन इच्छाओं की पूर्ति जो है वो समाज के जो नियम कानून है उनको स्वीकृत तरीके से विवाह की एक संज्ञा दी गई, उसी के द्वारा ये की जाती है। विवाह के बिना यौन इच्छाओं की पूर्ति तो हो सकती है, किंतु समाज ऐसे तरीकों को अनैतिक समझता है। बहुत लोग देखते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो भी लोग भाई शादी से पहले ही वो लोग फिजिकल हो जाते होंगे, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को समाज जो है मान्यता नहीं देता। जब तक आप शादी के बंधन में नहीं बंध जाते, जब तक अगर आप किसी भी लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर कुछ भी आप लोग सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो समाज के खिलाफ है, उसको समाज मान्यता नहीं देता। शादी हो जाने के बाद उसको समाज मान्यता दे देता है, क्योंकि वहाँ से एक नए जीवन की शुरुआत होती है और वो हर लोगों की होती है, तो वो पूरी का पूरा प्रमाणिक है, ठीक है।
तो इस तरह लिखेंगे इसके बारे में। फिर इससे समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जो बिना शादी के विवाह के वो लोग फिजिकल होते हैं, ठीक है। अतः विवाह की मानव की यौन इच्छाओं की पूर्ति का उचित और समाज द्वारा मान्य तरीका है। उसके बाद अगला जो उद्देश्य है वो परिवार की स्थापना करना, यानी कि परिवार बनाना, ठीक है। तो इसका लिखेंगे कि सभी समाजों में विवाह का सर्वप्रमुख उद्देश्य परिवार को निर्माण करना, मतलब कि बच्चे को, ठीक है, जन्म देना या फिर माता पिता बनने की प्लानिंग करना, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में दिया गया, पढ़ लीजिएगा। अगला कि वैध संतानों की उत्पत्ति। जब आपसे और आपकी वाइफ से, ठीक है, आपसे, आपके वाइफ से या फिर आपके हस्बैंड से जब कोई संतान होगी, ठीक है, आपके वाइफ से, ठीक है, तो वो एक वैध संतान मानी जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि विवाह के द्वारा व्यक्ति अपनी यौन इच्छा की पूर्ति नहीं करता बल्कि उसके अलावा वैध संतानों को ही समाज स्वीकार करता है, उन्हें संपत्ति एवं नातेदारी के अधिकार एवं दायित्व प्रदान करता है। समाज वैध संतान को वैध पितृत्व प्रदान कर उनके लालन पालन का दायित्व माता पिता को सौंपता है। नैतिक गुणों का विकास। विवाह एक प्रमुख उद्देश्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को बहुत से दायित्व सौंपकर उसमें नैतिक गुणों का विकास करता है। उदाहरण के लिए पारस्परिक त्याग, स्नेह, प्रेम, कर्तव्य की भावना तथा सामूहिक कल्याण आदि ऐसे गुण हैं जिनका सर्वोत्तम विकास विवाह संस्था के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति, ठीक है। भाई धर्म भी कहता है, समाज भी कहता है कि शादी होनी चाहिए। तो वही कहा गया कि विवाह के द्वारा व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न करता है और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करता है। कोई कार्य समाज में केवल विवाहित व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिन्हें व्यक्ति विवाह करके ही पूर्ण कर सकता है। कुछ कार्य होते हैं जो विवाहित ही व्यक्ति कर सकते हैं, तो उनको विवाह करने के बाद ही किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण और रामबाण प्रश्न, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम दिया, आएगा पक्का तय है, ठीक है। अगला प्रश्न धर्म से संबंधित है, धर्म के बारे में, तो ध्यान से सुन लीजिए इसके बारे में, ठीक है। धर्म क्या है, ऐसा प्रश्न आएगा, पक्का है। उत्तर लिखेंगे कि एक विशेष शक्ति पर विश्वासी धर्म है। किसी भी चीज़ पे या फिर किसी विशेष पावर जो होती है उस पर विश्वास करना ही धर्म है, और यह शक्ति मानव शक्ति से आवश्यक रूप से श्रेष्ठ होती है। इस विश्वास का एक भावनात्मक एवं संवेगात्मक आधार भी होता है, जैसे उस संबंध में भय या उसके दंड का भय। साथ ही उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्ति अथवा प्रेम भाव भी धर्म का एक अन्य आवश्यक अंग है। शक्ति से लाभ उठाने के लिए और उसके क्रोध से बचने के लिए प्रार्थना, पूजा का आराधना करने की विधियां या संस्कार भी होते हैं। प्रत्येक समाज में अलग अलग धार्मिक सामग्रियां, धार्मिक प्रतीक, जादू टोने तथा पौराणिक कथाओं आदि का समावेश रहता है। जिस शक्ति पर विश्वास किया जाता है उसका रूप और स्वरूप प्रत्येक समाज में अलग अलग होता है। इस प्रकार संक्षेप में कह सकते हैं कि अलौकिक शक्ति से संबंधित समस्त विश्वासों, भावनाओं और क्रियाओं से के सम्मिलित रूप को ही धर्म कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने धर्म की परिभाषा अलग अलग दी है, जिसको आपको ध्यान रखना। ये डिटेल में लिखने के लिए आए तो 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर 1-2 लाइन में लिखना है और उसके आगे आप अपने शब्दों में बना के लिखना चाह रहे हैं तो इस प्रकार लिख देंगे, जो कि परिभाषा प्रमुख विद्वानों के अनुसार प्रस्तुत की गई। जैसे कि एडवर्ड टायलर ने कहा कि धर्म के बारे में, इन्होंने कहा कि एक लाइन में आंसर दे दिया कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म क्या है? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यही है धर्म। उसके बाद सर जेम्स फ्रेजर ने कहा कि धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। उसके बाद अलग विद्वान दूसरे हैं जिनका नाम है मेलिनोवस्की। इन्होंने कहा है कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक सामाजिक तथ्य के साथ ही एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसकी परिभाषा, जो कि एक महत्वपूर्ण है। 2-3-4 बार प्रश्न का उत्तर पढ़ लेंगे, दिमाग में नस में बैठ जाएगा। बाकी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अगर आप उत्तर अपने अनुसार भी तैयार करना चाहें कहीं से भी तो कर सकते हैं, फ्री हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य और समाज में अंतर बताइए, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, कई बार रिपीटेड है। उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कुछ सीमा तक अपनी प्रवृत्तियां यानी कि अपनी जो विशेषताएं हैं और कुछ सीमा तक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप एक राजनीतिक प्राणी भी हो गया है, ठीक है। मुसेलिनी कहता है, ये विद्वान है, समाजशास्त्री हैं, कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत ही है, मतलब कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत ही है, राज्य के बाहर या विरुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु राज्य और समाज एक भी नहीं है। और इस संबंध में मैकावर ने ठीक ही कहा है कि हमें राज्य और समाज के बीच स्पष्ट भेद कर लेना होगा, क्योंकि राजनीति को सामाजिकता के साथ मिलाना महान भ्रम उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार हम ना तो राज्य को समझ सकेंगे और ना सरकार को।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत ही समाज आता है, लेकिन समाज और जो राज्य हैं ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इस तरह परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद मेन पॉइंट यहीं से शुरू होगा कि राज्य और समाज का अंतर मालूम करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि समाज क्या है। तो मनुष्य के पारस्परिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। पारिभाषिक शब्दावली में ये भी कह सकते हैं कि समाज उन समुदायों एवं संस्थाओं का पूर्ण योग है जिनके द्वारा मनुष्य अपने समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न यानी कोशिश करता है। कोल की दृष्टि में समाज समस्त मानवीय संबंधों का योग है और राइट्स प्रमुख विद्वान इनके शब्दों में समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं है अपितु विभिन्न समूहों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। इस प्रकार के समाज के अंतर्गत जो भी विभिन्न समुदाय होते हैं उनमें राज्य एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त राजनीतिक समुदाय है। ठीक है, कुछ अंतर मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ जो क्लियर कट हैं, जिसको आप लोग ध्यान में हमेशा रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला अंतर मैं आपको वो राज्य और समाज में बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये वन लाइनर है और ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में भी आएगा और आसानी होगी लिखने में भी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो पहला आप लिखेंगे कि राज्य जो है एक राजनीतिक संगठन है। ध्यान सुनेंगे, राज्य एक राजनीतिक संगठन है जबकि समाज जो है वो एक सामाजिक संगठन है। पहला अंतर क्लियर, एकदम सिंपल परिभाषा बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। दूसरा अंतर लिखेंगे कि राज्य की सदस्यता जो होती है वो लेना, राज्य की सदस्यता जो लेनी होती है वो अनिवार्य है। ठीक है, राज्य की सदस्यता लेनी अनिवार्य है जबकि समाज की सदस्यता लेनी अनिवार्य नहीं है। दो अंतर हो गए। और अगला जो डिफरेंस है कि राज्य के जो नियम होते हैं वो लिखित होते हैं, निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जबकि समाज के नियम जो होते हैं वो अलिखित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। तीन अंतर, तो ये 3-4 अंतर लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और बाकी इधर से आप लोग थोड़ा बहुत लिख देंगे तो पूरे नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत की परिभाषा दीजिए। ठीक है, यानी कि जिसको हिंदी में कल्चर, रीति रिवाज, जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में कल्चर बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में संस्कृत रीति रिवाज, और इसकी विशेषता के बारे में बताइए। तो संस्कृत की परिभाषा ज़्यादा आता है, इसको जानेंगे, विशेषताएं अपना भी तैयार करेंगे तो चल जाएगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने संस्कृत को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो हमारे समाजशास्त्री हैं। साहित्यकारों के लिए संस्कृत शब्द संस्कार का रूपांतर है, यानी कि कल्चर का। संस्कार का अर्थ शुद्धि की क्रिया है। इस रूप में संस्कृत को उन विचारों व वस्तुओं का योग माना जाता है जो कि मनुष्य की शुद्धि करती हैं। कुछ विद्वान संस्कृत से नैतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति समझते हैं, परंतु मानवशास्त्री संस्कृत शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में करते हैं। उनके अनुसार संस्कृत सीखे हुए व्यवहार की वह सामग्रता है जिसमें कि एक बच्चे का व्यक्तित्व पलता एवं पनपता है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप लिखेंगे। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद संस्कृत की परिभाषा भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अनुसार प्रस्तुत की है, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट लिख दीजिएगा कि समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृत को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना गया। ध्यान सुनेंगे, समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृत यानी कल्चर को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृत में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है कि संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। और इसकी परिभाषा एक एक दो लाइन में प्रस्तुत की है विद्वानों ने, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोगार्डस ने कहा है कि संस्कृत किसी समूह के कार्य करने व सीखने की समस्त विधियों को कहते हैं। बोगार्डस ने कहा है कि जो कल्चर है वो किसी समूह के कार्य करने व सीखने की समस्त विधियों को कहते हैं कल्चर। ठीक है, यानी कि संस्कृत। तो ध्यानपूर्वक समझ में आ गया। दूसरा है परिभाषा की, मेलिनोवस्की ने कहा है कि संस्कृत मानव का हस्त उद्योग है तथा वह साधन है जिससे वह अपने साध्यों को प्राप्त करता है। उसके बाद फिर फिचर ने कहा है कि संस्कृत उन सभी समस्याओं का योग है जिसमें एक समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संस्कृत उन सभी समस्याओं का योग है जिसमें एक समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
ये हो गया कल्चर। दूसरा मैका एवर ने कहा है कि संस्कृत हमारे दैनिक व्यवहार में, जो हमारा दैनिक डेली का व्यवहार है, उसमें कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों को अभिव्यक्त करता है, वो कल्चर है। तो इसी तरह अन्य अन्य विद्वानों ने अलग अलग प्रस्तुत किए। एक और विद्वान है जिनका नाम है पीके आचार्य, इन्होंने कहा है कि संस्कृत संस्कार करने की क्रिया और ठीक है, संस्कृति होने की दशा है। ठीक है, इस तरह लिख दीजिएगा। तो जो भी आपकी परिभाषा, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से एक दो छांट के आप लोग 2 3 4 बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, बस वही तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पेपर हुआ था, उसमें आया था संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे संघर्ष एक वैयक्तिक और चेतन सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा जो है एक अवैयक्तिक अचेतन सामाजिक प्रक्रिया है। संघर्ष क्या है? एक वैयक्तिक और चेतन सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, और जबकि जो ये उसका मतलब कि जो प्रतिस्पर्धा होता है सेम टू सेम उसका ये उल्टा होता है। ठीक है, या अवैयक्तिक और अचेतन होता है। ओके, उसके बाद अगला है कि संघर्ष उत्पादन में बाधा डालने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो प्रतिस्पर्धा है ये उत्पादन में वृद्धि करने वाली प्रक्रिया है। ध्यान से सुनेंगे, संघर्ष उत्पादन होता है जो चीज़, उसमें बाधा डालने की प्रक्रिया है, और प्रतिस्पर्धा जो है ये उत्पादन में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये बाधा और ये वृद्धि, ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगला है कि संघर्ष एक अनियमित प्रक्रिया है, इसका कोई नियम नहीं, संघर्ष जो है एक अनियमित प्रक्रिया है। ठीक है, और संघर्ष दीर्घकाल तक नहीं चल सकता, जबकि प्रतिस्पर्धा जो है एक हमेशा चलने वाला। भाई, संघर्ष जो है अनियमित है प्रक्रिया है, इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है ये निरंतर हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, इसका अस्तित्व समाज में आदिकाल से हो रहा, बहुत पुराने से हो रहा। तो ये अंतर होगा। अगला कि संघर्ष के लिए समानता आवश्यक नहीं, मतलब कि एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, जबकि अच्छी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतियोगियों के बीच समानता का होना जरूरी है। इसमें समानता का होना जरूरी नहीं है, इसमें समानता का होना जरूरी है बस। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ अंतर हो गए, और विशेषताएं बहुत कम आता तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको समझ प्रस्तुत किया, जो कि कई बार रिपीटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समाज को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी कि समाज की परिभाषा आपको बताना है और फिर इसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो समाज की परिभाषा ज़्यादा आता है, विशेषताएं कम आता है, तो परिभाषा पहले हम जानेंगे। ठीक है, और इसकी जो परिभाषा है अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग प्रस्तुत की है, यही ऊपर लिखा है। तो पहले जो विद्वान है जिनका नाम है मैका एवर एवं पेज, इन्होंने समाज के बारे में क्या कहा, चलिए जानते हैं। इन्होंने कहा कि समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की अधिकार और पारस्परिक सहयोग की एवं अनेक समूहों तथा भागों की एवं मानव व्यवहार के नियंत्रणों की और स्वाधीनताओं की व्यवस्था है, यह सामाजिक संबंधों का जाल है। ये कहा है मैका एवं पेज ने। और दूसरे पार्सन्स इन्होंने कहा है कि समाज मानव संबंधों की, मानव समाज जो है इसमें जो इंसान होते हैं, इसमें जो संबंध होते हैं आस पास के लोग, पड़ोसी, आपके रिलेशन के जो आपके रिश्तेदार नातेदार हैं, उनकी संपूर्ण जटिलता है, जहाँ तक कि वे साध्य संबंध हो, चाहे वो यथार्थ हो या प्रत्यात्मक के रूप में किए गए कार्य करने से उत्पन्न होते हैं, वो समाज है। उसके बाद राइट्स ने कहा कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, मतलब कि समाज सिर्फ लोगों का ही समूह नहीं है, ये समूह में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध की एक व्यवस्था भी है। ठीक है, ये हो गई। जो आपको अच्छी लगे वो तैयार करिएगा, हम आपको सभी बता दे रहे हैं। अगला कि गिंडेक्स ने कहा है, इन्होंने कहा कि समाज स्वयं का एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित रहते हैं। तो ये कहा गिंडेक्स ने। उसके बाद राइटूर ने कहा है कि समाज वह अमूर्त शब्द है जो किसी समूह के दो या सभी सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराता है, वही है समाज। ठीक है, तो इन विद्वानों ने अलग अलग अपने अनुसार परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जो आपको बेटर लगे वो तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गारंटी वाला है, 100% फंसेगा फंसेगा फंसेगा। और ये ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि समूह जो है वो कई लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है जो एक साथ रहता है। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समूह जो है एक बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत सारे, मतलब कि जो समूह है, मतलब सॉरी समूह कह रहे हैं, जो समाज है, समाज जो है ये कई लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है जो एक साथ रहता है। ठीक है, आप इतना लिख देंगे। और जो मानव गतिविधियों में शामिल होता है, यानी कि मनुष्य के पास जो भी गतिविधियाँ जो भी होता है उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, इंसान वही होता है समाज। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसका उत्तर, बहुत ही महत्वपूर्ण पे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में संबंध बताइए। आज तक ऐसी कोई परीक्षा छोटी नहीं जिसमें प्रश्न आया हो, तो गारंटी वाला प्रश्न आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिए। तो इसके बारे में थोड़ा परिचय जान लीजिए, महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार रिपीटेड है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ
यह भी जानना आवश्यक है कि आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं। अपने सीमित साधनों से अपने असीमित इच्छाओं का अधिकाधिक संतुष्टि करने के लिए किए गए मानव व्यवहार को ही आर्थिक व्यवहार कहा जाता है। धन मनुष्य की संतुष्टि का एक आर्थिक साधन है, अतः धन के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री परंपरा के अनुसार अर्थशास्त्र को आर्थिक घटनाओं के पारस्परिक अंतर संबंधों का, जैसे मांग तथा पूर्ति, लागत तथा उत्पादन के पारस्परिक अनुपातों का अध्ययन बताता है। यानी कि अर्थशास्त्र में मांग पूर्ति, कोई चीज़ की डिमांड है उसको पूरा कैसे करना, किसी चीज़ में कितना लगेगा, उससे कितना हमें बनेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। ठीक है। और जो समाजशास्त्र, इसमें समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों, प्रतिमानों, सामाजिक संरचनाओं, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और समूहों तथा अंतर संबंधों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में निकटतम संबंध है, अर्थात ये दोनों ही सामाजिक विज्ञान हमेशा से अपने अपने अध्ययनों में एक दूसरे से सहायता लेते रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों सदैव एक दूसरे से जुड़ी रही हैं। समाजशास्त्र के आरंभिक काल में तो इसका अध्ययन तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता था। बाद में समाजशास्त्र का अधिक विकास होने पर ही इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि पहले समाजशास्त्र का जो अध्ययन है सब्जेक्ट के रूप में, ये पहले अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता था, लेकिन धीरे धीरे इसको ख्याति मिली, पॉपुलरिटी मिली, तो इसका जो अलग इसको समाजशास्त्र के नाम से इसको घोषित कर दिया गया। ठीक है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। यही कारण है कि अनेक महान अर्थशास्त्री प्रमुख रूप से समाजशास्त्री भी हुए। इन्होंने केवल आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों का ही प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि यह भी प्रमाणित कर दिया कि इन दोनों विज्ञानों में से किसी एक का भी पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रमुख विद्वानों में अगस्त काम्टे, रॉबर्ट ओबन, जेम्स मिल, सिसगोंडी, मैक्स वेबर, पैरेटो, मार्क्स वेवलिन, राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, रनाडे और महात्मा गांधी आदि जो प्रमुख विद्वान और समाजशास्त्री शामिल हैं। तो इस प्रकार आप इन दोनों में डिफरेंस लिखेंगे, जो कि आपके लिए मतलब कि अंतर कह सकते हैं, संबंध कह सकते हैं। संबंध ज़्यादा आता है, अंतर बहुत कम आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण और रामबाण प्रश्न 2-3 बार इसका उत्तर पढ़ लेंगे, आपके नस नस में भर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, अब आते हैं हम समाजशास्त्र की ओर। अभी आपको मैं नीचे बताया था समाज के बारे में, लेकिन अब ये क्वेश्चन है समाजशास्त्र। ठीक है, तो समाज अलग है, शास्त्र अलग है। ठीक है, तो समाजशास्त्र के बारे में अब जान लेते हैं। समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, समाजशास्त्र से आशय क्या है। ठीक है, इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और सबका उत्तर लगभग लगभग एक ही होगा। तो उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य ने अब तक स्वयं के अध्ययन के प्रति कम रुचि रखी है। प्रारंभ में उसने स्वयं से भिन्न वस्तुओं एवं घटनाओं के अध्ययन में अधिक रुचियाँ प्रदर्शित की हैं। इसी कारण प्राकृतिक विज्ञानों के विषय की व्यवस्थित स्थापना पहले हुई, जबकि सामाजिक विज्ञान उस क्रम में बाद में आया है, क्योंकि ये सबसे पुराना और सबसे लेटेस्ट, मतलब कि सबसे नया, अन्य शास्त्रों की तुलना में या फिर अन्य विज्ञानों की तुलना में ये नया है। और समाजशास्त्र अब तक विकसित सामाजिक विज्ञानों की श्रृंखला में अंतिम कड़ियों में से एक है। ठीक है, समाजशास्त्र का जो विकास एक विशिष्ट विषय के रूप में सन 1938 में प्रारंभ हुआ, जबकि फ्रांस के अगस्त काम्टे प्रमुख विद्वान है जो सर्वप्रथम इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम इन्होंने ही दिया है, अगस्त काम्टे ने। और इसी कारण अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का फादर यानी कि समाजशास्त्र का जनक, सोशियोलॉजी ऑफ फादर या फिर फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 1876 में हुआ, फिर फ्रांस में 1889 में, फिर ग्रेट ब्रिटेन में 1907 में और फिर भारत में 1914 से प्रारंभ हुआ है समाजशास्त्र। ध्यान रखेंगे, भारत में 1914 से प्रारंभ हुआ समाजशास्त्र, ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र के विषय में कई दार्शनिकों ने अतीत में अलग अलग परिप्रेक्ष्य से विभिन्न अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समाज के विभिन्न अंगों एवं सामाजिक संबंधों के अनेक प्रतिमानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन एक विषय के रूप में विगत शताब्दी की ही देन है। मानव जीवन की विशिष्टतम विशेषता उसका सामाजिक स्वरूप है। जीवित रहने के लिए सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं। ठीक है, और तभी ये हमारा जो समाज है वो आगे कंटिन्यू है, और इसी को समाज कहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे की हम मदद करते हैं और एक दूसरे की जितने भी गतिविधियाँ हैं उसमें शामिल हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है समाजशास्त्र का पूरा उत्तर। इतना ही लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। और रामबाण प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, इसमें और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक नहीं है, इसमें कम से कम मैं आपको बता दूं आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, किसमें, समाजशास्त्र में, ठीक है,
आज तक पिछले 6 सालों में, उन सभी प्रश्न हैं और उन सभी का उत्तर भी इसमें समाहित है, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसी वैसी पीडीएफ नहीं, ये रामबाण पीडीएफ है। इसका मतलब ये कि इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन तैयार करके जाइए, मतलब कि इसमें जितने भी क्वेश्चन देंगे सभी का उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपके 75 में से 75 भी आ सकते हैं। शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा किसे कहते हैं, रामबाण प्रश्न नोट कर लीजिए आए। सामाजिक संरचना की अवधारणा, रामबाण प्रश्न हमेशा रिपीट होता, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे रहे हैं। सामाजिक गतिशीलता, रामबाण प्रश्न है जो कि हमेशा दीर्घ उत्तरे में फंसता है। 8-10 नंबर पक्के करने तो इस प्रश्न का उत्तर तैयार कर लीजिएगा, पूरा उत्तर भी नीचे दिया गया है, ठीक है। और सामाजिक स्त्रीकरण भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कि अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सामाजिक स्त्रीकरण देख लीजिए, ये भी रामबाण प्रश्न है, ठीक है। तो इसी तरह के इसमें बहुत सारे प्रश्न और उसके उत्तर समाहित हैं। अगर आपको ये पूरी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, दोनों से ज्वाइन होने जाइए। यहाँ पे आपको समय समय पर सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए। जब आप ऐसा मैसेज करेंगे तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो इसमें से आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी कुछ कंडीशंस हैं, इस वीडियो को हम उन्हीं स्टूडेंट को सेंड करते हैं जो हमें बदले में जब पेपर हो जाता तो हमें सेंड करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे, नहीं आप भेजेंगे क्वेश्चन पेपर तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।